आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे ही होंगे। आज एक मैं बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं और ये खास तौर पे है अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट। क्योंकि कई स्टूडेंट का डिमांड था कि सर इसकी काउंसलिंग कैसे की जाती है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर क्या है, कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है और कौन कौन से अभ्यर्थियों की होने की प्रबल संभावना होती है। साथ ही साथ इसमें आज मैं डिस्कस ये भी करूंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना कट ऑफ रहने का है, कौन कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कट ऑफ हाई होंगे, कौन कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिनका कट ऑफ लो होने का है। साथ ही साथ जिला वाइज सीटों की संख्या की जानकारी कैसे मिलेगी, किन किन ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सीटों की संख्या अत्यधिक होती है और कौन सी ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसको चयन करने में अभ्यर्थियों को काफी आसान होगी, जहां के कट ऑफ काफी कम जाएंगे, वहां पे एकदम फेयर तरीके से वहां पे सिलेक्शन होती है। इन तमाम चीजों पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थियों था जिनका मांग थी कि सर थोड़ा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग थोड़ा डिटेल से मुझे बता दो, क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, कट ऑफ का डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है, टोटल जो मार्किंग होती है तो क्या जो सिर्फ ऑनर्स पेपर 800 के होती है उसी के बेसिस पे होती है, या टोटल जो 1600 के एग्जामिनेशन में आप लोग ग्रेजुएशन में अपियर होंगे उसके बेसिस पे होते हैं। तो चलते हैं, इन तमाम मुद्दों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट से लेकर के इस वैकेंसी को लास्ट काउंसलिंग तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक की क्या प्रोसीजर है, उन तमाम प्रोसीजर पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं एक एस्टिमेशन भी बताऊंगी कि लास्ट ईयर में जो वैकेंसी हुई थी, लास्ट टाइम में जो वैकेंसी आई थी 2018 में, वहां पे कौन कौन सा ऐसा जिला था जिसमें अत्यधिक सीटों की संख्या थी। ठीक ना, तो चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को शायद पहले से ऑलरेडी जानकारी होंगे, ये जो वैकेंसी है मिनिमम एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन विद कॉमर्स सब्जेक्ट। यदि आप सीए हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। कई अब रहा प्रश्न ये आती है, क्या सर जो एक्सपीरियंस होल्डर है क्या उन्हें कुछ प्रायोरिटी दी जाती है? तो इस वैकेंसी में आप कितना भी बड़े एक्सपीरियंस होल्डर हो तो यहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर को किसी प्रकार के वरीयता और प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ जो सीए का अभ्यर्थी है, जो जिन्होंने कि सीए क्वालिफाइड कर रखे हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, क्योंकि वो कॉमर्स का एक्सपर्ट माने जाते हैं, चाहे वो अकाउंटेंट का बारे में हो, चाहे वो कॉमर्स ये अकाउंटिंग का काम हो, टैक्सेशन का हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेशन हो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो, कंपनी से रिलेटेड जितने भी लॉ होती है उन तमाम चीजों को उनको काफी अच्छे खासे नॉलेज होती है, इसलिए गवर्नमेंट जो होती है उनको प्रेफरेंस देती है। ठीक है, साथ ही साथ जो पंचायत से संबंधित लेखपाल, 100 आईटी असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट मतलब तकनीकी सहायक है, वो भी अभ्यर्थी देखेंगे। अब रहा बात मिनिमम एलिजिबिलिटी जो तकनीकी सहायक के क्या है, तो उनके लिए टीए टेक्निकल असिस्टेंट जो टीए है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है सिविल होनी चाहिए डिप्लोमा। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे डिप्लोमा सिविल इंजीनियर में जो पॉलिटेक्निक वगैरह कर रखे हैं उनको, और साथ ही साथ यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनको प्रेफरेंस दी जाती है। टेक्निकल असिस्टेंट में हमेशा याद रखेंगे जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है उनको यहाँ पे वरीयता दी जाती है। लेकिन अकाउंटेंट में यानी कि लेखपाल, अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट जो है उसमें जो है उनको नो वरीयता, यानी कि किसी प्रकार की वरीयता नहीं दी जाती है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न था जो आप लोगों को क्लियर हुआ कि जो अकाउंटेंट और आईटी असिस्टेंट में जाएंगे, यदि वो एक्सपीरियंस है, कहीं पे कार्यरत है, उनको कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। अंक के माध्यम से जिनका ज्यादा अंक होगा उसको सिलेक्शन की जाएगी। लेकिन जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो यदि एक्सपीरियंस होल्डर है उनको वरीयता दी जाएगी। ये एक प्रश्न कंप्लीट हुई। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, तो मिनिमम आपको 21 वर्ष है से लेकर के, यहाँ पे रखा गया 45, ये मेल के लिए है, 45 से लेकर के 64 वर्ष तक की एज लिमिट है। 45 से लेकर के 64 वर्ष तक की एज लिमिट है। 45 से लेकर के 64 वर्ष तक की एज लिमिट है। 45 से लेकर के 64 वर्ष तक की एज लिमिट है। 45 से लेकर के 64 वर्ष तक की एज लिमिट है। 45 से लेकर के 64 वर्ष तक की एज लिमिट है। 45 से लेकर के 64 वर्ष तक की एज लिमिट है। 45 से लेकर के 64 वर्ष तक की एज लिमिट है। 45 से लेकर के 64 वर्ष तक की एज लिमिट है। 45 से लेकर के 64 वर्ष तक की एज लिमिट है। 45 से लेकर के 64 वर्ष तक की एज लिमिट है। 45 से लेकर के 64 वर्ष तक की एज लिमिट है। 45 से लेकर के 64 वर्ष तक की एज लिमिट है। 45 से लेकर के 64 वर्ष तक की एज लिमिट है। 45 से लेकर के 64 वर्ष तक की एज लिमिट है। 45 से लेकर के 64 वर्ष तक की एज लिमिट है। 45 से लेकर के 64 वर्ष त
यदि आप फीमेल हो तो 48 ईयर आपको दिया गया फीमेल अभ्यर्थियों को, यानी कि 21 वर्ष से लेकर के 48 ईयर्स तक ये फीमेल कैंडिडेट के लिए ये मिनिमम एलिजिबिलिटी रखा है। टेक्निकल असिस्टेंट का मिनिमम योग्यता डिप्लोमा सिविल इंजीनियर इन डिप्लोमा धारी के लिए है। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे जो पॉलिटेक्निक्स करते हैं कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, तो यहाँ पे गवर्नमेंट वाले का कुछ अलग सीटों की संख्या होती है, रिजर्व है, और प्राइवेट वाले की अलग है, क्योंकि गवर्नमेंट वाले को ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, अब रहा बात यहाँ पे IT असिस्टेंट यानी कि अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट में, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ग्रेजुएशन का जितना मार्क्स है वो ऐड होती है, और साथ ही साथ यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट विद कॉमर्स सब्जेक्ट से कर रखे हैं तो यहाँ पे आपको 20 मार्क्स बोनस मिलती है। ये भी आप जानते हैं चूंकि ये बेसिक चीज है, लेकिन मैं इसको भी कैरी करके चल रहा हूँ। अब रहा बात यहाँ पे जो काउंसलिंग होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आज की जो टॉपिक है, जो लोगों की मांग थी और बहुत सारे अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन था, वो ये सबसे बड़ा प्रश्न है, काउंसलिंग कैसे किया जाएगा। काउंसलिंग कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है, काउंसलिंग कैसे किया जाता है, तो वो देखेंगे। यहाँ पे जितने सीटों की संख्या है, मान कर चलिए x आपको सीटों की संख्या है, उसका डबल 2 इंटू एक्स, यानी कि जो टोटल, यानी कि 2 गुने नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, मतलब जिला वाइज आपको रिक्तियां की संख्या दिया जाएगा। जब आप नोटिफिकेशन आएगी तो उस जिले में जितने सीटों की संख्या है, रिक्त पदों की संख्या है, उस रिक्त पदों के 2 गुना बुलाया जाता है, ठीक ना, 2 टाइम बुलाया जाता है। जितना सीट है उसका 2 गुना बुलाया जाता है, ठीक है। बुलाने के बाद यहाँ पे क्या होती है, तो किसको बुलाया जाता है ये भी आप समझना है, ठीक ना। तो जो भी अभ्यर्थी, जो भी अप्लीकेंट होते हैं, जो अभ्यर्थी ने अप्लाई किया हो, अप्लीकेंट है, तो उसमें से जितने भी अप्लीकेंट है, तो क्या यदि 100 कैंडिडेट है तो क्या टॉप 200 को बुलाया जाएगा, तो नहीं। ऐसा यदि आप सोचते हो तो आपको गलत सोचे। वहां पे जो बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज आपको देखा जाएगा कि जनरल में कितना है, ओबीसी में कितना अभ्यर्थी है, ईबीसी में कितना अभ्यर्थी है, एससी में कितना है, और एसटी में कितना है, और दिव्यांग में कितना है, फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट में कितना है। अब इसमें भी मेल फीमेल भी हो जाती है, बाइफर्केशन होती है। 33% जो फीमेल की रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल, वो तो रहेगा ही, लेकिन मैं जनरली जो नॉर्मल है, तो यहाँ पे देखा जाएगा जनरल का जितने भी कैंडिडेट है, यदि अगर उस जिले में यदि 20 जनरल का सीट है, लेकिन इस बार तो ज्यादा रहेगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ, यदि उस जिले में 100 यदि जनरल की सीट है, क्योंकि इस बार संभावना है कि 200, किसी डिस्ट्रिक्ट में 250 सीट रहने की संभावना बनती है, तो इसलिए मैं जनरल को माना कि 200 सीट है, 50%। ईडब्ल्यूएस भी आता है, वहां छूट गया, लेकिन छूट गया कोई बात नहीं, जनरल में ही मैं काउंट कर लेता हूँ। तो जनरल 100 अप्लीकेंट को सीट है, यदि वहां पे 500 यदि अप्लीकेंट है, तो उसमें से टॉप 100 जनरल वाले को कॉल किया जाएगा। फिर यहाँ पे ओबीसी के यदि आपको मानकर चलिए 200 में 36-37 यदि सीट बनती है, ठीक ना, यानी कि 25 सीट सपोज दैट बनती है, तो 25 सीट यदि वो अभ्यर्थी 50 अभ्यर्थी है, तो उसमें से टॉप मतलब कि 100 अभ्यर्थी में से 25 गुना 50, यानी कि डबल बुलाया जाएगा, यानी कि 50 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग, यहाँ पे 200 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। अगर 500 कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे जनरल का, तो वहां पे यानी कि 200 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। आप खुद सोचिए, इस बार की सीटों की संख्या ज्यादा होंगे, इसका मतलब ये होगा कि यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में यदि 200 सीट होती है, तो 200 यदि टोटल सीट है, 200 इंटू 2 इज इक्वल टू 400 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। देखिए लगभग यहाँ पर कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है
कि लगता है इस बार ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हैं वो भी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा। इससे स्पष्ट होती है साफ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक जिला में 500, 700, 800 एप्लीकेंट होंगे, ठीक है, या किसी ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट होंगे जहां पे 1000, 1500, 2000 होंगे। तो मोटा मोटी तो यहाँ जब भी कंपटीशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले से, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले अगर कोई कैटेगरीज में जिनका ज्यादा रिजर्वेशन है उनमें अभ्यर्थियों की संख्या कम है, बहुत ही कम है, तो वहां पे ग्रेजुएशन वाले भी स्टूडेंट को यहाँ पे मतलब प्रबल संभावना है सिलेक्शन होने की, ठीक ना। तो 400 को बुलाया जाएगा। 400 में कितना ये होगा, डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है तो 20% तो अक्सर मान के चलिए इसका 4 गुना 8 यानी कि 80 कैंडिडेट छट गया तो बचा 320। अब ये टॉप 320 में से आपको उसको सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे ये जो कॉल की जाती है तो कैसे होगा, तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे जो आपको जिला के संबंधित जिलाधिकारी है उसके द्वारा यानी कि आपको कॉलिंग किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो कॉल कैसे होगा, तो आपने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया होंगे, ईमेल आपने जो दिए होंगे ईमेल, इस ईमेल के माध्यम से आपके पास मैसेज आएगा कि आपको अकाउंटेंट में, ठीक ना, जो भी चीज लिखा रहेगा आपने जो अप्लाई किए हो, आपका जो कैटेगरीज होगा उसके बेसिस पे आपका टोटल कितना मार्किंग है उसके बेसिस आपको मेल के द्वारा आपको काउंसलिंग के लिए कॉल किया जाएगा। रहा बात, ये भी थोड़ा सा एक प्रश्न बनती है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ईमेल आईडी जिन्होंने की दे रखा है लेकिन उनका डेट कर गया ईमेल आईडी, तो वहां तो मेल पे ही बुलाया जाएगा, तो क्या उनको कैसे होगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए आपको क्या करना है, जिनको मेल पे अगर किसी प्रकार के त्रुटि हो गया, मेल आपको डेट कर गया, मेल में किसी प्रकार का पासवर्ड में इश्यू है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होती है, या आपने ईमेल आईडी गलत डाल दिया, तो आपके लिए भी एक ऑप्शन है कि जो संबंधित जिला अधिकारी का जो कार्यालय होता है वहां पे जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पास आप जाएंगे और आपका लिस्ट को वहां पे दिया रहता है, आप अपने लिस्ट में अपने नेम को आप देख सकते हो, क्या आपको काउंसलिंग के लिए क्या बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है, ठीक है, क्या समझे। आप जाएंगे अपने संबंधित जिला के, जिला पंचायती क्या होता है, जिला पंचायत, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, ठीक है, ये जिला में बैठते हैं, ठीक है, यानी कि अपना जिला अधिकारी कार्यालय में ही होंगे, जिला पंचायत राज पदाधिकारी होते हैं, जिला पंचायत पदाधिकारी, जिला पंचायत नहीं राज नहीं होता, जिला पंचायत नहीं राज भी होता है, जिला पंचायत राज पदाधिकारी होते हैं, उसके पास आपका काउंसलिंग का सारा डिटेल रखा रहता है। आप वहां से अपना काउंसलिंग का, आप अपना डिटेल, आप अपना नेम वगैरह जो भी है आप वहां से देख सकते हो, आपको काउंसलिंग के लिए कब बुलाया गया है, आपको लिस्ट में कितना नंबर पे है, कितना आपको सीरियल वाइज दिया गया है, आपके कितना नंबर पे आया है, इन तमाम चीजों के वहां से जाकर के ले सकते हैं। इसी को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि काउंसलिंग के लिए एक बहुत बड़ी मुद्दा है और स्टूडेंट जिनको जानकारी नहीं होंगे तो वो बैठे ही रह जाएंगे, क्योंकि मेल आएगा, मेल जिनका अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम में नहीं आ पा रहा है तो आप ध्यान रखेंगे जब भी डेट आएगा तो आपको कहाँ जाना है, अपने जिला संबंधित जिला अधिकारी कार्यालय में जाएंगे, वहां पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी होते हैं, उनके पास ये ब्यौरा होता है और मैसेज जो आएगा आपको कहाँ से, जिला पदाधिकारी के द्वारा आपको मैसेज आएगा, ठीक है। तो इस तरह से होती है और आपको लेके क्या जाना है, जब काउंसलिंग, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जब आपको बुलाया जाएगा, आपको पता चल गया 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। अब क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किन किन डॉक्यूमेंट को आपके साथ लेके जाना है। तो देखेंगे आपके पास जो मैट्रिक है, मैट्रिकुलेशन में शॉर्ट मैट्रिक का आपको लेके जाना मार्कशीट और आपका जो मूल प्रमाण है यानी कि सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ये लेके जानी है, ठीक है। आपको इंटरमीडिएट 10+2 का मार्कशीट और आपको क्या लेके जाना है, सर्टिफिकेट लेके जानी है। ग्रेजुएशन आप कंप्लीट है, क्योंकि मिनिमम ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट लेके जानी है और उसका
जो सर्टिफिकेट होती है वो, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट आप कंप्लीट कर रखे हो तो उन दोनों का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट लेके जानी है। आप यदि सीए का कैंडिडेट हो, इंटरमीडिएट पास हो, तो इंटरमीडिएट का आपको मार्कशीट लेके जानी है, क्योंकि उसमें तो सर्टिफिकेट नहीं होता, मार्कशीट होता है, स्कोर कार्ड होती है, उसको आप लेकर के जाना है। साथ ही साथ आप कैटेगरीज में, ठीक है, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट लेके जानी है, कास्ट का है तो कास्ट आपको सर्टिफिकेट लेके जानी है। और हमेशा याद रखिए, और दिव्यांग है तो दिव्यांग जो आपको कंसर्न जिला से आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट बना है वो दिव्यांग सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और दूसरी बात है, जो ओबीसी कैंडिडेट है EBC NCL जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बताता हूं मैं अभ्यर्थी ऐसा है सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड कर देते हैं और वो लेके जाते हैं, डिस्क्लोज भी कर देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखेंगे EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, मतलब अत्यंत पिछड़ा। NCL नहीं आप लगाओगे तो आपको जनरल, अक्सर बहुत सारे ऐसी वैकेंसी है वहां NCL अगर जो नहीं अभ्यर्थी लगाते हैं उनको जनरल में काउंटिंग कर लिया जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे EBC का सर्टिफिकेट विद NCL भी लेके जाएंगे, ठीक है। इस बार पोर्टल ऑन होगा तो आप EBC प्लस NCL दोनों अप्लाई करेंगे, दोनों के माध्यम से, नहीं तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलतियां करती है। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट को मैं मानसिक समझता हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसे अभ्यर्थी है जो न्यू कैंडिडेट है, जो बहुत कम फॉर्म अप्लाई कर पा रहे होंगे, उनको जानकारी नहीं होती। वो ये समझते हैं कि मैंने तो कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया तो अब मेरा तो EBC काउंटिंग हो जाएगा या OBC, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसा है कि आपको NCL लगाना पड़ेगा, तो NCL को आप कभी नहीं भूलेंगे। NCL भूलते हो तो फिर आपको दिक्कत है। हाँ, कहीं कहीं विदाउट NCL का भी काम चल जाती है कास्ट सर्टिफिकेट से, लेकिन NCL ज्यादा मस्ट रिक्वायरमेंट होती है, जो अक्सर जो जॉब होती है वहां पे ये देखा जाता है। तो आई होप कि आपको इन तमाम चीजों को जो मैं बता रहा हूँ उसी को इजी वे से समझ पा रहे होंगे। यदि किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप चैट के माध्यम से भी फिर पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने आज जो वीडियोज बना रहा हूँ जो अभ्यर्थियों का मांग थी उसी के बेसिस पे, ठीक है। अब रहा बात की सर क्या पोर्टल कब ओपन होगा, रीओपन कब होने का है, इस GC का सभी अभ्यर्थियों का बेसब्री से इंतजार है। तो आप हमेशा याद रखेंगे मार्च में, अभी कुछ छुट्टियां भी मार्च में हैं, बीच में संडे है, उसके बाद होली है, तो होली के बाद मतलब मार्च लास्ट तक आपको पोर्टल रीओपन होने की प्रबल संभावना है। चूंकि होगा, चूंकि देखेंगे, मैं बार बार मार्च इसलिए बोल रहा हूँ चूंकि फरवरी में ही इस होने का था, लेकिन फरवरी में क्या हुआ कि जो संबंधित जो जिला का जो जिलाधिकारी, जो संबंधित जिला से जो भी पदाधिकारी होते हैं, पंचायती राज विभाग पदाधिकारी के द्वारा जो उनका सचिव है देवेश सेहरा जी ने सभी से मांगे थे रिक्तियों की संख्या फिर से, लेकिन सभी जिला जो क्या किया, थोड़ा सा इसमें विलंब कर दिया। उस सूचना को जो रिक्त पद थी उस रिक्त पदों को रोस्टर वाइज भेजने में थोड़ा सा विलंब कर दिया। तो जैसे आप समझ रहे होंगे कोई भी सिस्टम में हायरार्की होती है, ठीक ना, एक नीचे से ऊपर तक जाती है, यानी कि बटन टू टॉप और टॉप टू बटन, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड। तो जहां से जो वैकेंसी, जो रिक्त पदों की जानकारियां चाहिए थी जो पंचायती राज विभाग को, उसमें थोड़ा सा विलंब हुआ। जैसे वहां विलंब सूचना पहुंची तो इसलिए वहां से भी थोड़ा सा विलंब होगी। इसलिए आप लोग को ज्यादा हताश होने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको कहना है कि सर आपका तो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, आप सभी को लेके चलो मतलब पंचायती राज विभाग में, वहां हम लोग धरना देंगे। ऐसा नहीं सोचना है, ये सरकार की मंशा है, बहुत ही जल्द ये वैकेंसी निकालेगी, आप लोग को हित के लिए ही सोच रही है। और ये भी याद रखो कि 6570 जो सीटों की संख्या आपको जानकारी मिली है, क्योंकि पिछले बार सीटों की संख्या थी कितना, 6570, लेकिन आप ये भी समझो कि आप 6570 से प्लस आएंगे, 6570 प्लस सीटों की संख्या आएंगे। अब देखिए सरकार आपके लिए कितना पॉजिटिवली है, आप लोग के लिए कितना एक्टिवली से पॉजिटिव सोच रही है। क्योंकि सरकार सोच रही है कि जो युवा है उनको ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले, नहीं तो चाहती तो गवर्नमेंट 6570 उनको जो रिक्ति गए थे उसी पे निकाल सकती थी वैकेंसी और फिर से उन सभी को काउंसलिंग करके नौकरी प्रोवाइड करती। लेकिन सरकार ये सोच रही है कि ज्यादा से ज्यादा अगर पद खाली है तो हम क्यों खाली रखें, जब मैं जब नियुक्ति कर ही रहा हूं तो टोटल को मैं काउंटिंग करके नियुक्ति कर दूं।
तो इसलिए थोड़ा सा जब आप लोग उतना साल भर 10 महीना से इंतजार कर रहे हो, 1-2 महीना की और इंतजार करने की घड़ी है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बीच में होली भी, होली का भी मस्ती करो। ये सारा मस्ती करने के बाद थोड़ा सा आराम होगा, ठीक ना। उसके बाद फिर हम लोग फिर अपना चलेंगे उसकी ओर। इसलिए आई होप कि आप जितने भी तकनीकी सहायक का जो आपने एप्लीकेंट अभ्यर्थी है, साथ ही साथ बिहार का लेखापाल अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट का अभ्यर्थी है, वो सभी मेरे चैनल से बनेंगे, ताकि आप लोगों को काफी एडवांटेज होगा। क्योंकि जो रिलेवेंट, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगा, मैं अपने YouTube के माध्यम से आप लोगों तक समय टाइम टू टाइम एक सही समय पे आप लोगों को वो सूचनाओं से मैं अवगत करवाता रहूंगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिनको अभी भी कोई डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कतें हैं, यानी किसी प्रकार के कन्फ्यूजन है, माइंड में, मन में कोई प्रश्न आती है, जहन में कोई प्रश्न है, तो आप फिर हमारे चैट के माध्यम से मैसेज करोगे, ताकि मैं सारा मैसेज को इकट्ठा करके एक बार वीडियो कंक्लूजन करके बताता हूं कि आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये रहा आज की बात। लास्ट एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। कई अभ्यर्थी है, एक ऐसा अभ्यर्थी है जैसे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का, वो बार बार मैसेज करता है, सर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ मार्क्स जारी करो। लेकिन मैं वैसे अभ्यर्थी को बता दे रहा हूँ, मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत पहले ही पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ मार्क्स मैंने अपलोड कर चुका हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, बिहार लेखपाल को सर्च करेंगे और देखेंगे जहां पे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा, वहां पे मैंने कट ऑफ ऑलरेडी अपलोड कर चुका अपने वीडियो के माध्यम से। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पे नाम भी आता है, लेकिन ये थोड़ा सा यूट्यूब का अपना कम्युनिटी गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को मैं डिफॉल्ट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो देख पा रहे होंगे, क्योंकि वो डेली देखते भी मेरे वीडियो, मुझे खुशी भी होती है। ऐसी बात नहीं कि मैं गुस्सा में बोला हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एनकरेज हो रही है। आप लोग जब चैट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। इसी तरह चैट करो, मैं चैट का रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। तो जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट वाले जो अभ्यर्थी है, बार बार मैसेज करते हैं कि सर पूर्णिया का कट ऑफ थोड़ा सा अपलोड कर दो, तो मैं बताना ये चाहूँगा कि मैंने बहुत ही पहले पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का वीडियोज बना करके उसका कट ऑफ के बारे में मैंने जानकारियाँ प्रोवाइड कर चुका है। इसलिए आप सर्च करो और जरूर मिलेगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। वेट करेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियोज के लिए। ओके, बाय बाय।